इटावा की अगर बात होती है तो पहलवानी की बात ना हो तो फिर बात बनती नहीं है, क्यों अतुल? बिल्कुल। और इटावा का जिक्र होता है, इस धरती का जिक्र होता है, तो बीहड़ का भी जिक्र होता है, पहलवानी का भी जिक्र होता है। और क्यों ना हो, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जिनके जरिए इस बेल्ट को एक राजनीतिक पहचान बनी और राजनीति के वो पहलवान बन गए, तो असल और भी जो पहलवान थे उनका जिक्र तो होना ही चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। और उनकी अगर मन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई या उम्मीद के तौर पर सरकारों से है, तो उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सीमा परियार जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा, उसके बाद मैं पहलवान जी के पास जाऊंगा। आपको हमने जब पहली बार पढ़ा तो एक डाकू के तौर पर, धीरे धीरे आप मुख्यधारा में लौटी, फिर तीसरा पड़ाव आया बिग बॉस का भी, एक अलग तरीके से आपको जाना पहचाना गया कि एक डाकू के अंदर ऐसी भी भावना है, वो भी एक आम इंसान की तरह ऐसे सोचते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत आपके उस जीवन से कर रहा हूं। डाकू बनने की कहानी तो हमें पता है, लेकिन आपकी जुबानी हम सुने और हमारे दर्शक सुने, ज्यादा बेहतर होगा। ऐसी परिस्थितियां क्या? मैं तो एक चीज और मैं जोड़ दूंगा, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग से कहा जाता था कि सो जाओ नहीं तो डाकू आ जाएगा है कि नहीं? कहते थे ना कि अभी सो जाओ जल्दी से, नहीं तो बस डाकू आने ही वाले हैं। तो ये जो डर है, ये जो खौफ है, आपने तो जिंदगी जी है, उन कठिनाइयों को भी देखा होगा, किन परिस्थितियों में आप डाकू आपको बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि कोई भी आदमी डाकू या कोई बदमाश इसलिए नहीं बन जाता है क्योंकि उसका शौक होता है। बड़े रेयर लोग ऐसे होते होंगे जो शौकिया इस तरह का काम करते होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी जुबानी बताइए कि आखिर आपको डाकू क्यों बनना पड़ा, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? देखिए कि मैं अपने माँ के पेट से डाकू नहीं पैदा हुई थी। बिल्कुल। मैं बहुत गरीब परिवार से जन्म लिया था और हमारे पिताजी एक छोटी सी दुकान चला के अपने बच्चों का पेट पाल करते थे। हमारे गांव के कुछ ऐसे दरिंदे हैं, वो भी छत्री है। एक ठाकुर कहलाने में बड़ा शर्म आती, क्योंकि हम भी एक छत्री परिवार से पैदा हुई हूँ। तो उनकी जरा सी बात नहीं मानी है, इस कारण से हमें डाकू बनना पड़ा। मैं अपने मर्जी से नहीं गए थे। 13 साल की उम्र थी तब हमारा अपहरण कराया गया था, तब मैं डाकू बने। जैसे आपने अभी कहा है कि डाकू, घर वाले कहते थे कि सो जाओ बच्चे नहीं डाकू आ जाएंगे। भैया डाकू हालात ये समाज बनाता है, नहीं कोई डाकू बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका नाम इतना भयभीत हो जाता, हम ही तुम डाकू बनते, हम ही तुम अधिकारी बनते हो। लेकिन उनकी प्रक्रिया अलग हो जाती है तो उनसे फिर दुनिया वाले दहलाने लगते हैं। इस बीहड़ में आपने एक वाक्य बताया कि उसी एक क्लियरेंस कर देते हैं। देखिए ऐसा है कि किसी भी जाति को लेके इंडिया न्यूज का कोई सवाल नहीं है। सीमा परिहार ने अपनी बात बताई है, इनका जो अपना दर्द है, इनके साथ जो घटना हुई है वो इन्होंने बताया है। उसके लिए समाज के दरिंदे इसीलिए हाँ, इसीलिए उनको समाज के दरिंदे कहा। ये मैं चाहता हूँ वो कि खुद क्षत्रिय समाज से उन्होंने कहा कि समाज के दरिंदे, इसीलिए मैं गाँव के पता चला कल कोई इस पे सवाल हमसे ही पूछने लगे, तो इसलिए बहुत जरूरी है। सीमा जी ने खुद इस बात को स्पष्ट कर दिया। मेरा सवाल इसी में जोड़ रहा हूं मैं, सीमा जी, जो आपने कहा कि ऐसी परिस्थितियां और समाज के वो लोग मजबूर कर देते हैं, किसी समाज के किसी भी वर्ग के हों, लेकिन फिर उसके बाद परिवर्तन का दौर भी आया, लेकिन वो बीहड़ की जो जिंदगी थी वो कैसे? क्योंकि मजबूरी में जाना था उस वक्त। बीहड़ में बागी या डाकू जो भी कहा जाता हो, दस्यु कहा जाता हो, तमाम टोलियां थी, कैसे किसके संपर्क में आई? मतलब जैसे कि आपका अपहरण हो गया, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, मेरा डायरेक्ट अपहरण लाला राम कुसुमा 9 ने किया था जी। कोई हमें लोकल का आदमी उठा के नहीं ले गया था, सीधा जंगल में ले गए थे। वहाँ पर मैं जंगल में जब 3-4 साल रहे हैं, मैंने बंदूक नहीं पकड़ी है। मैं यही कहते रहे कि मैं घर जाएंगे, लेकिन वहाँ से नहीं निकल पाए। और जब मेरे को 3-4 साल के बाद में पता लगता है कि हमारे माता पिता तो सभी जेल में चले गए, जब मैंने वहाँ पर लाला राम जी से पूछा कि हमने जब अभी तक कोई क्राइम नहीं किया है तो हमारे मम्मी पापा कैसे जेल में गए हैं, तो बोले कि तुम्हें आने के 2 महीने बाद में तुम्हारे नाम डिक्लेयर हो चुकी थी, क्योंकि हम जो अपराध करते थे उसमें आपका नाम देते रहे। आपका नाम भी पुलिस तक पहुंच गया। बताइए। तो मैंने 4 साल के बाद में मैंने ये सोच लिया था कि अब जिंदगी में मैं कभी लौट के नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमारे माता पिता इतने गरीब घर से थे। पहले ये भी भर दिया था कि क्योंकि वो बचपन का किसी आदमी कहीं नहीं जाती है कि कोई अगर शिक्षक उठा के ले जाएगा बच्चा को तो वो शिक्षा की ओर को बढ़ाएगा, कोई महात्मा ले जाएगा तो एक वो अपना साधना सिखाएगा। लेकिन हमें तो भाई
डाकू उठा के ले गए थे। तो डाकू जब उठा के ले जाता है तो वही सिखाएगा जो वो कर रहा है। तो मैंने भी ये सोच लिया था कि मैं निकल के कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, और ना हमारे इतना मम्मी पापा पैसा वाले हैं जो किसी तरीके से हम जेल में पहुंच गए जो वहां से हमें निकाल लेंगे। पहले तो ये सोचते थे कि सामने पुलिस मिलेगी वो खुद ही हमें मार देगी। जब धीरे 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 हमने काफी दिन हो गया लाला राम से भी कहा कि मैं अब जंगल में नहीं रहेंगे, मैं आज समर्पण करेंगे, तो वो एक भयभीत के अलावा एक सही रास्ता नहीं दिखाते थे। और जब लाला राम पुलिस मुठभेड़ में मारे गए उसके बाद में हमारा आज इस समय हमारा भाई नहीं है, उससे मैंने संपर्क किया। हमने कि भैया मैंने बहुत घूम लिया है, उसके बाद में हम आज समर्पण करें। तो हमारे भाई का नाम आईजी डीआईजी डीजीपी से सबसे मिले और औरैया में मैंने आज समर्पण 2000 में कर दिया था। यानी मैं इतना समझ पाया कि आपको मजबूरी में डाकू बनना तो पड़ा, लेकिन फिर भी आप मन से डाकू नहीं बन पाए। जी नहीं जी, ये अगर बड़ी मन बात से जो डाकू बनता है हाँ। वो लौट के नहीं आ सकता। घूमता नहीं है। हाँ। मैं मजबूरी में बना था हाँ। तो मैं लौट के आए, उसके बाद हमारे पूरे परिवार ने अपनाया, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें कितने लोग दुनिया पे चाहने वाले बैठे हैं। धीरे धीरे जब निकल के आए काफी लोगों से संपर्क हुआ तो जान गए, लेकिन जिस दिन मैं बिग बॉस में गए हैं और जब मैं वहां पर 2.5 महीने रहे हैं, 12 हफ्ता, जी जी, तब मेरे को पता लगा है कि देश नहीं हमें विदेश तक ने बहुत कुछ प्यार दिया, बहुत कुछ मोहब्बत नहीं दिया बिल्कुल है। इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ। हमें जी एक सवाल ये, हमने सीमा जी से जब जिक्र किया इस बात का तो चर्चा ये हुई और उन्होंने बताया कि भाई डाकू वो मन से कम नहीं बनी थी, मजबूरी में बनी थी, शौक नहीं था उनका। आप पहलवान, शौक के बिना कोई पहलवान तो बन ही नहीं सकता। तो अब पहलवानी को लेकर और इस पूरे बीहड़ में पहलवानी का क्या पहले रुतबा हुआ करता था और अभी भी बरकरार है या नहीं? बहुत जो इसका प्रचार था और घर घर भी पहलवान थे जी। इस आकर सरकार ने किसी पहलवान को कोई प्रोत्साहन नहीं देकर ये पहलवानी को बिल्कुल ठंडा कर दिया। पहलवान इस महंगाई में टूट गया और इससे विमुख होता चला गया। आज इटावा ही नहीं, आसपास के जिलों में भी पहलवानी का शौक कम हो गया। अब केवल बड़े बड़े सिटियों में जो फ्री स्टाइल और बॉक्सिंग के ज़्यादा रह गया है। पहले यहाँ मिट्टी की कुश्ती होती थी, यहाँ बड़े बड़े पहलवान हुए। हमारे शम्मा पहलवान इटावा, कहीं यूपी एपी के पहलवान हुए जिन्होंने अपने इटावा का बहुत रोशन किया। मैं तो अपने इटावा का जिला स्तर का पहलवान जी। हुआ था। मैं इसमें कई साल आप पे इटावा जो नुमाइश लगती है उसमें चैंपियन रहा। हमारे माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने बहुत कोशिश की थी जब वो मुख्यमंत्री बने इस पहलवानी को हम फिर शुरू करवा दें। जो देहाती अखाड़े के हिसाब से बोला जाता था, उन्होंने ब्लॉक स्तर पर दंगल यानी अखाड़े को जो ज़मीन यहाँ उपलब्ध कराकर उन्होंने वहाँ अखाड़ा बनवाने टीन सेट वगैरह कराई। तो नेताजी के साथ कभी कुश्ती हुई है आपकी? नहीं साहब, नेताजी जो है हमारे नेता थे। और नहीं, उन्होंने दाव पेच कुछ बताया आपको कभी कि भाई हामिद दाव ऐसे लगाया करो, ये नया दाव आया है, ये चरखा दाव, उनका कितना पूरे दुनिया में फेमस है? जी, जब दंगलों में मुलाकात होती थी हमारी तो चर्चा इस पर होती रहती थी। अपना अपना दावा हर आदमी बताता है कि जो करता है वो अपने भी दावा। देखिए सीमा परियार जी भी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। से एक सवाल करना चाहते हैं कि जिस दिन पहलवान थे नेताजी, जी तब तो नेता नहीं थे। नहीं, हाँ, जब वो कुश्ती लड़ा करते थे जी। तब तो नेता नहीं थे, बाद में नेता हुए हैं ना। बाद में हुए। हाँ, तो फिर तो उस वक्त के दांव बता तब दीजिए, तो वही हाथ तो मिला सवाल सकते पूछ थे रहे ना। थे। उनका देखिए ये सीमा जी ने दाव लगा दिया भाई। नहीं, उनका दाव जो था अलग अलग होते हैं। उनके नहीं, चरखा नेता दाव तो था बाद में बने जो हैं ना, उनका बहुत पहलवानी उनने पहले किया है। पहलवानी पहले तो आम थे। पहलवानी टाइम जिस में तरीके से आप जैसे पहलवानी करते थे जी
वैसे वो भी तो पहलवानी उसी करते थे। तरीके से वो भी एक पहलवान थे। तो तब तो नेता नहीं थे। जब नेताजी बने तब आपको लगा कि अगर नेता बन गए में हाथ कैसे मिलाएंगे, लेकिन एक दफे तो नहीं थे। उस वक्त के दांव बताइए कोई। उनका जो हमारा गांव जो था घिसा और फल। मतलब उन्होंने कोई दांव नहीं बताया, न पहलवानी के न राजनीति के। वो अपना उनका गांव मशहूर था चरखा। चरखा दांव। चरखा गांव उनका हाँ। मशहूर था। हमारा गांव जो थे फट और घिस्सा अच्छा। बड़े मशहूर थे। पहलवान जी कहते थे इसके फट और घिस्से से बच गए हैजा की बीमारी से बच जाए। अच्छा। अपना अपना गांव होता है। उन्होंने छाती बंद से अपने करी फिर मास्टर ट्रेन में निकल गए थे जी। और अध्यापक रहे। उसके बाद में राजनीति धीरे धीरे और शिखर तक पहुंचे। जो देश के रक्षा मंत्री का पद भी सुशोभित किया उन्होंने। और उन्होंने ऐसे काम किए। पहलवानों को तो बहुत प्रोत्साहन किया। सफेद दंगल में बुलाते यानी आपका कहना है कि नेताजी के रहते रहते जब तक वो सत्ता में खुद थे तब तक जो है पहलवानों के लिए उत्तर प्रदेश में काफी कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद की सरकारों ने थोड़ा कम ध्यान दिया। हाँ कम उन्होंने, इसलिए यहाँ का देहाती एक तरीके से काफी कम हो गया पहलवान सब। चलिए ये आवाज भी आपकी पहुंच रही है सरकार तक, हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ हो। मेरा सीमा जी से सवाल ही था। सीमा जी, आपको क्या ट्रेनिंग दी जाती थी, क्या करवाते थे आपको? जब यहाँ से ले गए पकड़ के 4 साल आपको उन्होंने रखा, उसके बाद आपको समझ में आया कि आप मुख्य धारा में नहीं लौट सकती हैं, तो फिर आपको क्या दिनचर्या थी आपकी जब ये लोग लूटने उठने के लिए जाते रहे होंगे, या कैसे, मतलब किस तरह से? क्योंकि हम लोग के मन में जो फिल्मों में हम लोग डाकू देखते हैं वही हमने डाकू देखे हैं। क्यों? तो बिल्कुल वो लगते हैं कि वे घोड़े से जा रहे हैं, पता चला गए उन्होंने बंदूक लगा दिया, बोले हाँ जी डाला माल निकाल, हैं? ऐसे ही तो होता है। देखिए ऐसा है कि जो भाई साहब अगर आप चुप रहेंगे तो आवाज आ जाएगी। हाँ, वो जी। बात दूसरी है। पीछे से साउंड थोड़ा सा कम कर रियल दे, चम्मिल में शायद इको हो रहा है। घोड़े नहीं होते हैं। हाँ, जहाँ को जाना है आपको पैदल जाना है, अपने पैरों से जाना है। तो आप लोग पैदल जाती थी? जी हाँ। अच्छा। मैं एक रात में 70-80 किलोमीटर चलती थी। मेरे को यही पता नहीं लगता था कि कितना चल के 70-80 किलोमीटर जी, पैदल? पैदल। लेकिन अगर आज की डेट में अगर देखा जाए तो लेकिन अभी भी हम 10-15 किलोमीटर चलने की क्षमता रखते नहीं हैं। नहीं सीमा जी, ये कहते हैं और कि दूसरी बात हाँ, जो आपने जी, सवाल किया जी। है कि वहाँ पर आपकी दिनचर्या क्या थी। हाँ। मेरी वहाँ पर कुछ नहीं थी। जब मैं कुछ करना ही नहीं चाहते थे वहाँ पर, तो जहाँ पर जो लोग जाते थे तहीं पर मेरे को संग ले जाया जाता नहीं, जैसे था। बंदूक चलाना सिखाया होगा उन्होंने आपको? जी नहीं। आपको कुछ टिप चाकू चलाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं? मैंने जब 3-4 साल है जब बंदूक पकड़ी नहीं है, जी। और जब पकड़ी नहीं है तो जब मैंने सुना था कि मेरे मम्मी पापा जेल में पहुंच गए हैं, तब मैंने बंदूक पकड़ी है। लेकिन भगवती की ऐसी कृपा थी कि मैंने को आज दिन तक किसी ने बंदूक सिखाई नहीं है। अच्छा। ऐसा है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन बैठते बैठते देखते देखते आप लोगों को देखते देखते बच्चे को एक दूसरे को देखते देखते जब वो कलम पकड़ना सीख जाता है, लिखना सीख जाता है, तो हम तो 13 साल के थे और जब 4 साल वहाँ पर रहे हैं, जब सबको देखते रहे कि वो बंदूक कैसे पकड़ते कैसे चलाते। 17 साल की उम्र में आपने पहली बार बंदूक उठाई? जी हाँ। और फिर सबसे पहली बार पहले- बंदूक क्यों उठाई? हाँ जी, पहली बार मैंने- बंदूक क्यों मैंने उठाई 4 इसलिए- साल के बाद? इसलिए उठाई कि यहाँ से मैं निकल नहीं पाएंगे, और आज दिन तक मैंने अपराध नहीं किया, तब हमारे परिवार वाले जेल में हैं, तो जैसे अच्छी तो यही है कि आप खुद के पकड़ लीजिए। तो पहली बार इसलिए बंदूक पकड़ उठाई तो चलाई भी? हाँ, मैंने एक भगवती का मंदिर था वहाँ पर मैंने 5 फायर किए और बंदूक पकड़ ली। अच्छा ये बताइए, जैसे कि हम लोग के मन में तो अभी हमने तो कोई रियल ऐसा डाकू नहीं देखा, पहले ही हम लोग देख रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल पहले है बिल्कुल ना? पहले ही। और हम लोगों ने बिग बॉस में देखा आपको, तो वहाँ पे तो बंदूक ना उठाने, तो जैसे ये होता था कि डकैती डाल के आते थे तो फिल्म में दिखाते थे कि जश्न मना रहे हैं वो, है ना? बोले बोले नाचो भाई चलो, क्या होता था मतलब उसकी नहीं, क्या नहीं। दुनिया है? मैं जरा ये देखिए, समझना ऐसा चाहता हूँ, है- पब्लिक भी समझना चाहती ऐसा है। है कि वहाँ पर मनुष्य को छिपना तो चम्मिल में दिक्कत पड़ती है प्रशासन के सामने, तो वहाँ पर नाच गाना अगर करेगा तो 2 दिन में बागी मर जाएगा। ये तो और सब इसी ये खाली तरीके फिल्म ही से है सब। चम्मिल जिस तरीके से आज की डेट में देखा जाए उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश तक जो चम्मिल की सफाया हुआ है, क्यों हुआ है कि सबसे ज्यादा ये मोबाइल ने किया है। अच्छा, मोबाइल आ गया। मोबाइल ने किया है। दूसरी बात ऐसी थी कि कछु हमारे दस्यु लोग इतने भावुक हो चुके थे कि हम मीडिया का सामने करें, तो ये नहीं सोचा है कि इंटरव्यू देने मीडिया- लगे वो।
इंटरव्यू मीडिया खुद जा रही है चम्बल में और डायरेक्ट इंटरव्यू लेके आ रही है। दस्सू को यही पता नहीं था डाकू को कि हमारा कल का आने वाला क्या होगा, तो आज वो सफाया होता चला गया। तो आपको लगा नहीं उस समय, आपको भी तो लगता होगा कि भाई क्या मीडिया के चक्कर में पड़े? नहीं, उस समय मैंने कभी मीडिया को बुलाया ही नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप बच के आ गई बाहर, नहीं तो पत्रकार संपर्क साधते थे उस समय? आज समर्पण किया था, कोई मीडिया वाला मेरा चेहरा ये नहीं जानता था कि सीमा परिहार आंख की अंधी है कि दोनों आंखें सही है। जब मैं जेल के अंदर आ चुकी हूँ उसके बाद ही मैं मीडिया वालों ने पहचान कर पाई कि यही सीमा परिहार है। तो आपने अपने आप को एकदम गुप्त रखा? जी हाँ। बोले बताना नहीं किसी को? जी हाँ। अभी अभी लेकिन अपने डर को फैलाने के लिए लोग कहते थे, पर्चा लगा देते थे एकदम कि भाई फलाना डाकू का पर्चा 10 जगह लगा दिया, पर्चा फेंक देते थे। भाई मेरे ये तो कहावतें बहुत पहले की थी। नहीं, वही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। का इतना चर्चित चेहरा हो जाता है। अबे हमारे सामने एक दरोगा जी खड़े हैं, ये तो हमारे बेल्ट के नहीं है, जब हम चम्बल में हुआ करते थे, और जिन जिन पुलिस वालों से हमारा भेड़ा पड़ गया है वो आज भी याद रखते हैं और हमें मिल मिल भी गए हैं। तो हमसे वो ये पूछते हैं कि सीमा जी तुमने गोली चलाना कहाँ सीखी? हमने कि आपने कहाँ सीखी? आपने आके धरती पे सीखी, तो मैंने भी धरती पे सीखी। इनका कितना है कि जब तक ड्यूटी है तब तक इनके कंधे पे राइफल है, और जब इनकी ड्यूटी खत्म हो गई इनने राइफल कर दी नीचे और बस 4 दिन 6 दिन 10 दिन के लिए छुट्टी चले गए। और हमारी अगर मैं लेटरिंग करने भी गए हैं तब भी हमें बात राइफल पकड़ के जाने, क्योंकि वहाँ पर अगर गोली चलने लगेगी, हम वहाँ जाके लेटरिंग करने गए हैं तो हम राइफल तक आएंगे तब तक तो हम मर जाएंगे। तो राइफल 24 घंटे मेरे साथ में रहती थी। अच्छा, अब क्या करने का मन करता है? अब तो आपने सारी चीजें छोड़ दी हैं, तो आपको क्या मन करता है कि भाई पॉलिटिक्स में आ जाए? बहुत सारे लोग पॉलिटिक्स ट्राई किया, आपने देखा तहसीलदार सिंह जी थे, मुझे याद है क्या बोलता है कि वो आए पॉलिटिक्स में आए। आपको जब जिस समय आपने आत्मसमर्पण किया था तो आपके मन में क्या था? अब आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? जैसे बिग बॉस हो के आप आ गई, तो वहाँ पे लोगों ने कहा कुछ, क्या करने का मन करता है? देखिए ऐसा है कि जब मैंने आत्मसमर्पण किया था तो मैंने कोई चीज़ की भावना नहीं जगाई थी, बस ये जगाया था कि मैं भगवान की दया से आत्मसमर्पण करके जेल काट के अपने परिवार में रहेंगे और अपने बच्चों के साथ में सीधी सादी ज़िंदगी जिएंगे। और बराबर में ज़िंदगी जी रहे थे। जब मैंने जेल से छूट के 2004 में 7 मई को मैं जेल से छूट के घर पहुंचे हैं, और जब कहीं नहीं जाती है कि समाज और शासन न प्रशासन उसको जीने नहीं देता है, उसके बाद में जो हमारे कमाने वाला मेरा एक आसरा भाई था वो 2006 में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया गाजियाबाद में। और जब उस पर कोई केस नहीं था, आज अगर केस होता और अगर मारा जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, और जब उस पर कोई केस नहीं था, ऐसी अभी मैं 2018 का दरमियान बताते हैं। 2018 में बड़े नीके में मैच दे के सो रहे थे, 11:30 बजे सोए हैं, 12:30 बजे रात की बात है कि हमारे मकान पर सीढ़ी लगा के पुलिस चढ़ती है ऊपर, और कम से कम रहे तो 5-6 जीपें। उसके बाद में तो हमारे कानों में सोत में आवाज़ आ रही है कि हमारे घर में कोई बतरा रहा है। तो हमने जैसी आंखें खोली तो कम से कम 15-20 आदमी हमारे बेड के पास में, और लेकिन सब सिविल में थे, किसी की राइफल दिखाई नहीं दे रही थी, तो यही पता नहीं लगता था कि ये पुलिस है कि दूसरा है। जब उससे मैंने पूछा, जब हम बाहर को निकले तो हमें सामने एक चैनर के बाहर एक हमें कनो पुलिस वाला ठाड़ा दिखाना, अरे हमने जी तो साली पुलिस है। तो हमने कि ये बताइए तुम्हारे आने का तरीका गलत है, अगर आपको कोई चीज़ की अगर शक थी आप हमें आवाज़ देते, मैं गेट खोल देते, लेकिन आने का तरीका गलत है। उनने ये कहा कि ये कमरा में कौन सो रहा? हमने कि भाई सो रहा है। इस कमरे में कौन है? हमने कि भाभी लेटी है। और हमने कि जे की कहना मेन गेट में ताला क्यों डाले? तो हमने कि ये बताइए, आप परिवार कुशल आदमी होगे, अगर आदमी सोएगा तो मेन गेट में ताला नहीं डालेगा, खुला हुआ सोएगा, आपका परिवार ऐसी सोता है? तो एक दरोगा जी थे, वो हमसे कहते हैं कि आप बोलती बहुत हो। तो हमने कि बोलने के लिए ठीक है, मैंने गलत थे तब थे, और जब मैंने 2000 में समर्पण कर दिया है उसके बाद से आज दिन तक मैंने या मेरे परिवार ने, परिवार कौन होता है? जैसे मैं है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, अगर मैं गलत कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार होते हैं। और ऐसा नहीं
कि कोई मैं चम्मिल के गांव में रह रही हूँ या बाहर रह रहे हैं, मैं दिव्यापुर कस्बा दिव्यापुर में थाने के पीछे रहते हैं। हमारे गली से कई दरोगा ड्यूटी करने जाते, क्योंकि हमारे मोहल्ला में वो किराए के कमरा लिए हुए हैं। भाई मेरे जो गलत करता है तो वो डरता है, समाज के लिए डरता है, शासन से डरता है। तो अब आप जो क्या- गलत नहीं करता है जी। तो वो डरता नहीं है। जी, डरना उस भी नहीं चीज की- चाहिए। सुनिए, जी। उस चीज की गुहार मैंने आईजी से, डीआईजी से, डीजीपी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगाई कि अब हम अगर नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं तो हमें जी लेने दीजिए। यहाँ से लेके मैंने गोरखपुर तक जाके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को एप्लीकेशन दिया है, तो वहाँ के कार्यकर्ता ने ये कह दिया है ये तो का नाम इटावा औरैया का केस है, गोरखपुर में नहीं सुना जाएगा। ये हमें जवाब दिया गया था। अच्छा चलिए, हम आप लोग का आपका केस सुनवाएंगे। जी, एक विश्वास रखिए, इसमें जी। कोई शक नहीं है। मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ, आप क्या करना चाहती हैं? बस एक हम समाज सेवा करना चाहते हैं। तो राजनीति के जरिए करना चाहती देखिए, हैं? ऐसा है कि राजनीति के जरिए से हर आदमी राजनीति में नहीं आ सकता है, और अगर पहुंच जाएंगे जिस तरीके से हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नेचर अलग है। तो अब मैं अपना खुद एक एनजीओ बना रहे हैं अच्छा। और जल्दी रजिस्ट्रेशन करा के आप लोगों के सामने लाएंगे। हम समाज सेवा करेंगे। तो जी, एक सवाल और ले लेंगे। जी। आप बिग बॉस में गई तो सलमान खान से मिली आप? बिल्कुल मिले। तो क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा नहीं कि आपके ऊपर पिक्चर विक्चर बनाएंगे, कुछ करेंगे? नहीं, सलमान खान ने ये तो नहीं कहा कि आपके, क्योंकि हम जब अपने ऊपर खुद ही पिक्चर बना चुके पहले ही, अच्छा। तो सलमान खान क्या बताएंगे? नहीं, कुछ और करने के नहीं, लिए नहीं, उन्होंने नहीं। प्रेरित जिस नहीं तरीके किया? से सलमान ने जो हमें इज्जत, प्यार, मोहब्बत दिया है, जिस तरीके से हमारा भाई देता है उस तरीके से दिया है। बहुत बढ़िया, और 8 दिन तक भी हैं कि जब मैं बॉम्बे जाते हैं तब सलमान से मिलके आते हैं। क्या बात है। जी, जी। अगर सरकार चाहे, जो पहलवानों को शिक्षण मिल रहा है, जैसे अभी हमारे लड़के हमारे सैफई में हैं, बाहर के ट्रेनिंग ले रहे हैं, इसी तरीके से अगर सरकार चाहे तो जिला स्तर पर इसका प्रोग्राम रखे और जो भी बच्चे अच्छे निकलें उनको खाना खुराक की सुविधा दी जाए, जिससे हमारे इटावा का और अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। मैं जी, ये आशा उम्मीद के साथ मैंने कई बार इसके लिए कोशिश भी की। माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो कहने पर उन्होंने ये अपने ब्लॉक स्तर पर अखाड़े तैयार कर रहे थे, लेकिन सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। और चलिए, काम हम लोग के करवाने माध्यम से कोशिश शुरू आपकी जो है, हम आपकी बात को वहां तक पहुंचा देंगे। सीमा जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। हामिद भाई, आपको भी बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश ये होगी कि आपकी जो बात है वो सही जगह पहुंच जाए और आप ऐसे ही समाज सेवा करें। जी। गलत रास्ते पे अगर कोई चलने वाला हो तो उसको सही रास्ते पे लाने का काम करें। और हामिद भाई, आप अपने दाव पे जो है यहाँ के नवयुवकों को सिखाए, मैं तो यही उम्मीद करूंगा। आप दोनों यहाँ आए, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।